Hello everyone, C Programming Day 2. I welcome all of you. I myself Saksham Chaturvedi from IIT अयोध्या। और आज वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में आगे के बारे में सिंटैक्स ए प्रैक्टिकल अप्रोच। यानी कि सी प्रोग्रामिंग से सिंटैक्स से शुरुआत करेंगे, कैसे हम एक सी प्रोग्राम को लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपने कंपाइलर्स पे आ जाते हैं। तो हम लोग जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं वो आ रहा है कोड ब्लॉक्स। ओके, तो कोड ब्लॉक्स में हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, फिर यहाँ पे नो यूज़ करेंगे और एम्प्टी फाइल यूज़ करेंगे। फिर यहाँ कंट्रोल एस दबा के फाइल को सेव करेंगे और फाइल का नाम मैं लूँगा न्यू। सेव कर लें। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यू डॉट सी नाम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग कोड लिखते हैं, सबसे पहले हैशटैग लिखते हैं। ये हैशटैग इंक्लूड एस टी, मैं भी आपको दिख नहीं रहा, जूम कर देता हूँ, जूम हो गया ये। STU.H। इसको लिखने का मतलब क्या होता है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जो हमारा कंप्यूटर को लाइब्रेरीज़ के बारे में बताते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें खूब ढेर सारी लाइब्रेरीज अंदर ही अंदर उसमें यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ का यूज़ करेंगे। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रिंट एफ स्कैन एफ है ये इसका मेन मोटिव क्या है। तो ये हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो.h एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसकी मदद से हम लोग जानते हैं। तो एज आ हम लोग और भी प्री प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं, खूब ढेर सारे होते हैं। बट जो STDU.H है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, और हर सी प्रोग्राम में ये यूज़ होता ही होता है। और भी कई तरह से प्रीपोजिट डायरेक्टिव होते हैं, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड studylibrary.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड malloc.h। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो हम लोग लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड studio.h। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इंट मेन, या फिर वॉइड मेन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे। अभी आपको बाद में बताऊंगा जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें इंट यहाँ पे क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो इंट मेन क्या होता है, इंट मेन ये पार्ट होता है, वो पार्ट होता है ये जो इंट मेन पार्ट है, और उसके बाद जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इस पार्ट के अंदर आप जो भी कुछ भी लिखोगे वो कंप्यूटर उसे एज अ आउटपुट स्क्रीन प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इंट मेन के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे होते हैं वो कंप्यूटर एज अ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो अगर आपको कंप्यूटर के आउटपुट में कुछ चाहिए तो उसका जो कोड होता है वो होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ आपने लिखा प्रिंट एफ, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग दो ब्रैकेट्स लगाते हैं, ऐसे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे दो सेमी कॉलन, फिर उस दो कॉलन लगाते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये आपका पहला सी प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, ये आप जूम और करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो हैशटैग इंक्लूड studio.h एक प्रीफर डायरेक्टिव, फिर उसके अंदर इंट मेन, फिर उसके अंदर दो ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर प्रिंट है, फिर उसके अंदर लिखने के लिए दो ब्रैकेट, और उसके अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है वो इसके और इसके अंदर लिखा जाता है। और यहाँ पर होता है एग्जीक्यूशन, इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये अगर आपने कुछ भी लिखा है सी प्रोग्राम के अंदर तो उसके बाद ये आपको लगाना ही पड़ता है। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन, यानी इसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। डन। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं। तो एज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है और हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स है सी प्रोग्राम का, और ये हमारा जो मेन मोटिव है कि हम लोग मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे सकूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली सी को सोच सके, ना कि रट के। तो नेक्स्ट हमारा होता है आउटपुट टू द मॉनिटर, जो हम आपको दिखाए थे अभी प्रिंट एफ करके। तो मेनली जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर आपको कुछ भी मॉनिटर से आउटपुट लेना है तो वो आपको प्रिंट एफ ऐसे ही लेना, और अगर सिंटैक्स होगा वो ऐसे होगा, इसका डिट्टो सिंटैक्स यही होगा। इसी सिंटैक्स के थ्रू आप कोई भी प्रिंट आउट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं हेलो, यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए कुछ भी यहाँ पे इसके अंदर आप लिख के प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हैश, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसको मेन कोड करके। जैसे कि हमने यहाँ पर ये ए लिखा, तो ए का मतलब होता है यहाँ पे अलर्ट, यानी ये प्रोग्राम जब चलेगा तो एक नॉइस क्रिएट होगी रिंगटोन टाइप की अलर्ट, जिससे जैसे कि मैं यहाँ पे रिंग इसको कर रहा हूँ तो एक टिनिंग करके साउंड क्रिएट होती है। तो ये साउंड होती है ए से होती है। ओके, अब जैसे कि हमें दो लिखना है, दो मतलब हेलो आई एम सक्षम एंड आई एम
स्टूडेंट। ओके, ये हमें दो चीज़ लिखनी हुई है और ये दो चीज़ हमें अलग अलग लाइन पे लिखनी है, लेकिन हमें प्रिंटफ एक ही बार यूज़ करना है और अलग अलग लाइन में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं, यानी कि बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन से ये होता है कि इसके बाद वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक नई लाइन में आती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बिल्ड किया, बिल्ड एंड रन, तो यहाँ पे देखिए हेलो आई एम सेक्शन एक लाइन में आया और एंड आई एम अ स्टूडेंट दूसरी लाइन में आया हुआ है। तो ये हो गया। फिर अगर हम लोग देखें तो इसमें आता है अलर्ट, बैक स्पेस एंड बिग स्पेस। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से चलते हैं अपने कंपाइलर पे, तो अगर हम यहाँ पे टी लिख दें, इसके यहाँ पे टी लिख दें, तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हेलो आई एम सक्षम एंड आई एम स्टूडेंट के बीच में एक बहुत बड़ा स्पेस आ गया है। तो ये सब होते हैं स्केप सीक्वेंसेस, 4-5 वेरी इंपॉर्टेंट स्केप सीक्वेंस है जो आप लोग अपने कंपाइलर या प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को अच्छा दिखने के लिए, ताकि कोई जो दूसरा प्रोग्रामर है वो आपके प्रोग्राम को समझ सके आउटपुट स्क्रीन पर, यानी आपका क्लाइंट समझ सके। ओके, अब एस्केप सीक्वेंस के बाद आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी फिक्स्ड मीनिंग कंपाइलर द्वारा पहले से फिक्स की जाती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं तो वो चीज़ ला के देता है। जैसे हमने प्रिंट टैप यूज़ किया था, तो प्रिंट टैप एक फिक्स्ड कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में एक फिक्स्ड कीवर्ड है प्रिंटफ, जो कि प्रिंट करता है कोई आउटपुट स्क्रीन पे। तो इसी तरह से प्रिंटफ के जैसे ही 32 फिक्स्ड कीवर्ड है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में वाले। तो ये जो फिक्स्ड कीवर्ड्स हैं इन्हें हम अपने तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये कंप्यूटर द्वारा पहले से ही फिक्स कर दिया गया और उनकी एक फिक्स्ड मीनिंग है। ओके, अब आते हैं डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें आपने देखा होगा डेटास को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इंट मैंने यूज़ किया था। ओके, तो डेटास को जब स्टोर करना होता है, जब डेटा को स्टोर करना होता है तो हम उसके अंदर हमारे जो डेटा भी होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारे डेटा हो सकते हैं 1 2 3 हो सकते हैं, 1.2 1.3 हो सकते हैं, बहुत बड़े डेटा हो सकते हैं 09 09 09 09 0.87 87 से इतने बड़े डेटा हो सकते हैं, या फिर ABCDEFGH भी डेटा हो सकते हैं। तो डेटा मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डेसिमल, दूसरा होता है कि नहीं, एक होता है एकदम रियल नंबर इंटीजर टाइप, दूसरा होता है डेसिमल, फिर तीसरा होता है वेरी लॉन्ग इंटीजर्स एंड डेसिमल टाइप्स, और तीसरे होते हैं स्ट्रिंग्स यानी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में। तो इन चारों अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए गए, जिन्हें डेटा टाइप्स का नाम दिया गया है। जैसे कि चलिए मैं पहले इसको सिंटैक्स सही कर दे, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ओके, हाँ, जैसे कि आपको स्टोर करना है नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आप लोग यूज़ करेंगे 1 int 1। मतलब कि अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आप लोग इंट का यूज़ करेंगे। अगर आपको डेसिमल को स्टोर करना है तो आप लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आप इंट का यूज़ करेंगे। अगर आपको डेसिमल्स को स्टोर करना है तो आप लोग यूज़ करेंगे फ्लोट। अगर आपको ABCD कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, एक कैरेक्टर को, जैसे A को स्टोर करना है, B को स्टोर करना है, C को स्टोर करना है, तो आप लोग यूज़ करेंगे कैर का। और आपको बड़े नंबर्स को स्टोर करना है तो आप लोग यूज़ करेंगे डबल का। जैसे कि ये, अगर आपको ये स्टोर करना है तो आप इस तरह से आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सब डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट। इंट हमने ये डेटा टाइप यूज़ किया, यहाँ पर एक्स लिखेंगे। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, वो भी इंट टाइप का। इंट एक डेटा टाइप है और एक्स एक वेरिएबल है, और हम एक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमें स्टोर करनी है, जैसे एक्स इक्वल टू 5 6। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फ्लोट, फ्लोट वाई, और वाई के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करते हैं, डेसिमल, तो 0.09। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर जेड, और जेड के अंदर हम स्टोर करेंगे। जेड को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक ये वाला ये चीज़ लगा देना है। ठीक है, ये आप लोग लगा दीजिएगा वरना वो लेगा नहीं, कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे ए। ठीक है,
तो जो ये वाले पार्ट होते हैं इन्हें डेटा टाइप कहते हैं, और जो ये वाला टाइप पार्ट होते हैं इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। तो हमें इन दोनों का यूज़ करना पड़ता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ये वाला बताता है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और ये वाला जो होता है वो बताता है कि वो कौन सा वेरिएबल होगा जिसमें ये डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अब हमें ये सब कॉल करना है, तो प्रिंट एफ करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ %d। हाँ, यहाँ पे %d का यूज़ क्यों किया गया है? %d का यूज़ कॉल करने के लिए होता है %d, %f, %c। यानी कि अगर आपको इंट टाइप के डेटा को कॉल करना है तो आपको %d यूज़ करना पड़ेगा। %d x अगर हमने लिख दिया तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बिल्ड एंड रन। तो देखिए, नहीं हमने यहाँ रन कर दिया था, बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 6 आ गया, डेटा में 6 आ गया है। यानी कि हम लोग यहाँ पर %d x, तो यहाँ x = 6। तो अगर यहाँ पर इंट होगा तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे %d। ओके, अगर फ्लोट होगा तो आप लोग यूज़ करेंगे %f, अगर z होगा तो %c। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन कभी कभी आता है, सर हम लोग कॉल कैसे करेंगे? तो चलो उसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर 2 ये लगाएंगे। ओके, फिर 2 ये लगाने के बाद हमें जो चीज़ कॉल करनी है, जैसे आपको इंट कॉल करना है तो आप लिखेंगे %d, स्मॉल डी रहेगा, कभी भी कोई भी चीज़ सी में कैपिटल नहीं होती है। %d इज़ नंबर इन डेसिमल इन इंटीजर, ये हम लिख दिए। फिर लिखेंगे %f इज़ फ्लोट एंड %c इज़ कैर, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। तो आप ऑर्डर देखिए, सबसे पहले %d लिखा है। %d कौन सा है? इंट टाइप का है, और इंट में कौन सा नंबर है? x है। तो यानी कि अगर हम लोग %d को कॉल कराना है x वाले, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? x लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो रहा है इस टाइप वाले, उसके साइड पे, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कर दिखाता हूँ। हाँ, उसके यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, फिर लिखेंगे x। ठीक है, कॉमा x की हमें सबसे पहला जो है %d, तो यहाँ पे लिखेंगे x। फिर उसके बाद क्या रहा है? %f। तो %f का कौन सा वेरिएबल है? %f का वेरिएबल y है, यानी y में स्टोर है इसका नंबर, तो %y के y लिख देंगे। फिर उसके बाद c, कैर का किस में स्टोर है? %c का किस में स्टोर है? यानी कैर का वो स्टोर है z में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे z। ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड एंड रन। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग %d पर ये सब कोई वो है नहीं, बता रहा है इनवैलिड टोकन। ओके, अब देखो यहाँ पे 6 इज द नंबर, 0.09 फ्लोट एंड a इज ए कैर। देखा, तो इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, और हम लोग इसमें एस्केप सीक्वेंस लगा सकते हैं, यहाँ पे n लिख सकते हैं, तो इसी वजह से ये सब न्यू लाइन में आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे, तो बिल्ड एंड रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक्सिस का नंबर फ्लोट एंड ए इज अ कैरेक्टर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है डेटा टाइप साइज, यानी जो एक डेटा टाइप होता है वो कितनी साइज लेता है। तो इंट 4 बाइट लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, और डबल जो होता है वो 8 बाइट लेता है। क्योंकि इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा का जो स्टोरेज है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ओके, फिर आता है कमेंट्स। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कमेंट्स। जैसे कि हम लोग कभी कभी प्रोग्रामिंग करते हैं और हमें बताना रहता है कि ये चीज़ हमने इस वजह से लिखी हुई है, तो हमें कमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको एक कमेंट लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, दिस प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर ट्यूटोरियल। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे फॉर और दिस एक वो बन गया है, बोल्ड हो गया। क्यों बोल्ड हो गया? क्योंकि ये सब कीवर्ड्स हैं, समझ में आया? ये सब कीवर्ड्स हैं। चलिए हम लोग इसको अब वो लिखते हैं, स्टार, फिर यहाँ स्टार। अब देखिए ये जो हो गया ये कमेंट बन गया है। अब कंप्यूटर इसको रीड नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट बन चुका है। रुको मैं कमेंट करेगा, हाँ ये देखिए ये कमेंट बन चुका है इसका। लेकिन अरे 1 मिनट रुक जाइए, जो इसमें ये वाला है इसको ऐसे लिखते हैं। ओके,
हाँ, तो ये जो है ये कमेंट बन चुका है। अब कंप्यूटर इसको नहीं रीड करेगा, ये केवल ह्यूमंस ही रीड कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे हम लोग मैं समझ के गए हैं। तो एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हाँ, ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इसके बाद वाला हम आज नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस वाले वीडियो हमने सीखा एक सिंपल सिंटैक्स सीखा, उसके बाद हमने कुछ डेटा टाइप सीखे और उसमें कैसे किसी वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं एक डेटा टाइप में, हमने ये सीखा। तो हमने यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था। सबसे पहले हमने एक प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव लिया था, उसमें इंक्लूड stdio.h लिखना कंपलसरी होता है किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर। ओके, फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया था, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखे जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने अगर HTML पढ़ी होगी, तो HTML में अगर किसी भी वेबसाइट में, तो अगर हमें किसी भी HTML वेबसाइट को सर्वर के पास लोड करना है तो हमें index.html फाइल कंपलसरी होती है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट होती है वो सबसे पहले index.html ही खोलती है। तो इंट मेन यहाँ पे होता है, जो एक सी प्रोग्राम होता है वो इंट मेन ही सबसे पहले खोलेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे अपना यहाँ पे इंट एक्स, फिर फ्लोट वाई, फिर कैर जेड, यानी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टोर करिए। एक्स जो है वेरिएबल है और इंट जो है डेटा टाइप है। और इंट डेटा टाइप को शो करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं परसेंटेज डी, फ्लोट को यूज़ करने के लिए परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए परसेंटेज सी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं छोटा भी कर देता हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग कोडिंग करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स आएगी तो उसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये एस्केपिंग सीक्वेंस हर अपने स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद एक एस्केपिंग सीक्वेंस जरूर लगा दीजिएगा। सेमी कॉलन कहते हैं इसको, कि उसके बिना आपका मतलब कंपाइलर में एरर्स दिखाएगा और आपको पता नहीं चलेगा एरर्स आ क्यों रहे हैं। तो अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी एक्स्ट्रा पूछनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम वसुवेदी पे आप जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।